हेलो एंड वेलकम टू एस्पिरेंट्स न्यूज़। आज हम आए हैं मुखर्जी नगर में, जहां हमसे एक ऐसे एस्पिरेंट से हम बात करेंगे जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं। सर, आप अपना नाम बताइए, आप कहां से हैं? मेरा नाम प्रेम कुमार गौड़ है और मैं उत्तर प्रदेश के मथुरा ज़िले से हूँ। अच्छा, आप यहाँ पे किस चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं? मैं यहाँ यूपीएससी सिविल सेवाओं की तैयारी के लिए दिल्ली आया हूँ। आप यहाँ पे कोई कोचिंग ज्वाइन किए हैं या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं? शुरुआती चरण में तो मैंने एक कोचिंग संस्थान का सहारा लिया था, उसके बाद तो अब सेल्फ स्टडी ही चल रहा है। आपने इसके पहले कोई अटेम्प्ट दिया है? हाँ, मैं एक बार यूपीएससी का अटेम्प्ट 2020 में दे चुका हूँ। कहाँ लगता है कि आपने जो वहाँ पे लैग किया है या जिस वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, तो उसके बारे में आपको क्या लगता है कि क्या इम्प्रूव करना चाहिए? देखो, अगर यूपीएससी के बारे में बात की जाए तो यूपीएससी अनिश्चितता का परीक्षा है, अनसर्टेनिटी बनी रहती है कहीं ना कहीं। और जहाँ तक प्रयास की बात है तो अपने स्तर पे तो व्यक्तिगत रूप में तो सभी ये प्रयास करते हैं कि उनका पहले ही प्रयास में सिलेक्शन हो, लेकिन ये इनके प्रकार ने कहीं ना कहीं अपने आप में ये कमियाँ होती हैं कि हमको अपेक्षाओं के आधार पे या अनुसार नहीं रिजल्ट मिल पाता। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं किसी स्तर पर मेरी कमियाँ रही होंगी जिनसे एग्ज़ाम नहीं निकला। बाकी आगे के लिए बेहतर रणनीति के साथ तैयारी करने के लिए अपार संभावनाएँ हैं। जैसा कि मोस्टली देखा गया है कि हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं तो वो सीसेट में ही ज़्यादातर फेल हो जाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि सीसेट भी एक फाउंडेशन है, जो बैरियर है कि मतलब यूपीएससी का प्री निकलने के लिए? कह सकते हैं कि जैसे कि 2013 में यूपीएससी ने अपना जो पाठ्यक्रम में आमूलचूल परिवर्तन किया था, उसमें सीसेट कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड या फिर कहें कि जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशन से बच्चे पढ़ के आते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं एक अच्छे रूप में उनके लिए कह सकते हैं कि उनके लिए आसान कह सकते हैं, क्योंकि उनको अलग से कोई प्रिपरेशन नहीं करना पड़ता। और जहाँ तक ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के बच्चों की बात की जाए, वहाँ उन्हें कहीं ना कहीं उस चीज़ को फेस करना पड़ता है, क्योंकि उनका बैकग्राउंड रीजनिंग या ब्रेन स्टोर्मिंग जैसी चीज़ें, मैथमेटिक्स जैसे उसमें पूछी जाती है, वो उनका बैकग्राउंड ना होने के कारण कहीं ना कहीं उन्हें उसका सामना करना पड़ता है, जो कि विगत कुछ वर्षों में हिंदी माध्यम का जो रिजल्ट है कहीं ना कहीं जैसी अपेक्षाएं बच्चे करते हैं उसके अनुरूप नहीं रहा है। और जहाँ तक अगर मैं योग्यता की बात करूँ तो ऐसा कहा जाता है कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों से ज़्यादा हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो मतलब एक पढ़ाई करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी पढ़ाई में कोई कमियाँ होती हैं, बस सुधार है, सुधार की गुंजाइशों को फुलफ़िल करने की। और देखो, इस साल जैसे लास्ट ईयर का देखा जाए तो अभी ये रवि कुमार सिहाग और भी मतलब बहुत लोगों का टॉप 20 में रैंक आया है, तो इससे कह सकते हैं कि सुधार की गुंजाइश है। यानी कि आप ये मानते हैं कि कोई भी मीडियम फैक्टर नहीं है यूपीएससी? आपकी बात से मैं भी ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं भी सहमत हूँ। और कहीं ना कहीं अगर बंदे के अंदर पोटेंशियल है ना, तो माध्यम मेरे हिसाब से कोई बेटर नहीं करता। हालांकि मैं अभी सफल नहीं हूँ, लेकिन अनुभव के आधार पर मैं चीज़ों को कह रहा हूँ। कहीं ना कहीं बंदे में अगर पोटेंशियल है, अगर यूपीएससी यूपीएससी रिक्वायरमेंट्स को चाहता है, अगर हम उसको फुलफिल करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी सफलता की जो कहानी होती है अन्यत्र हो सकती है। क्या वो मोटिवेशन फैक्टर रहा है जिसके वजह से आपको दिल्ली आना पड़ा? देखो, मोटिवेशन फैक्टर तो वो तो मेरे हिसाब से तो हमारा आंतरिक मामला होता है, लेकिन जहाँ तक आधारभूत जो जैसे हम लोग गांव से होते हैं, अधिकांश मध्यम वर्गीय परिवार से हम लोग संबंध रखते हैं, तो संसाधनों का अभाव एक मुख्यतः हम इसे देख सकते हैं। गांव में वो आपकी वाली बात से मैं सहमत हूँ कि वो एक प्रकार से पर्यावरण या मतलब माहौल नहीं मिल पाता। और यहाँ आपको एक किताबों की बहुलता, मतलब आप देखेंगे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि इतनी सारे बुक स्टॉल्स वगैरह हैं, और एक प्रकार से भीड़, मतलब वो माहौल कहीं ना कहीं मैटर करता है। माहौल का बहुत बड़ा फर्क फैक्टर है। यानी आज के टाइम में जो देखा जा रहा है कि मुखर्जी नगर में और ओल्ड राजेंद्र नगर में बहुत सारे स्टूडेंट एस्पिरेंट्स जो आउट ऑफ दिल्ली से आ रहे हैं, और लगातार देख रहे हैं कि यहाँ पे रूम का क्या सिस्टम है और कैसे यहाँ पे मिलता है, जैसे जिस वजह से अगर बाहर से आना चाहे तो उसको किस तरीके से रूम लेना पड़ेगा, या हॉस्टल का क्या सिस्टम है यहाँ पे? देखो, ऐसा होता है अक्सर, मैंने भी ये देखा है कि यहाँ बच्चे आते हैं तो वो सबसे पहले ब्रोकर्स के थ्रू मतलब रूम लेना एक मतलब आसान कह सकते हैं कि आपको इधर उधर नहीं घूमना पड़ेगा, तो ब्रोकर्स के थ्रू ले सकते हैं। उनका कुछ अपने एक प्रकार से सुविधा शुल्क के रूप में उस चार्ज को कह सकते हैं कि सुविधा शुल्क के रूप में कुछ कंसेशन आपको लेते हैं, शायद 50% के आसपास वो लोग लेते हैं। बाकी रूम अगर आप लेना चाहें तो अगर आपके पहले से कोई परिचित है तो आप
डायरेक्ट माध्यम से भी ले सकते हैं, बाकी ब्रोकर्स के थ्रू बच्चा लेना पसंद करते हैं। पीजी वगैरह के लिए इश्तहार दिए जाते हैं वैसे, तो इस तरीके से लोग ले लेते हैं रूम वगैरह का। तो यहाँ पे मंथली एक्सपेंसिव कितना हो जाता है एक एस्पिरेंट्स के तौर पे? देखो करीब रूम का अगर बताया जाए तो मैं काफ़ी ओवरऑल हाँ, तो 10,000 से तो कम, मतलब बाकी आपका हर महीने किताबें खरीदनी होती है, बाकी और आधारभूत जो चीज़ें होती हैं खान पान से संबंधित, तो बाकी और स्वास्थ्य की भी कभी होती है, जैसे हो जाते हैं खर्चे। तो वैसे अतिरिक्त रूप में 10,000 के आसपास का मतलब मिनिमम अगर कोई बच्चा तैयारी करने आए, तो मेरे अनुभव के आधार पे उससे ज़्यादा तो अब ये तो फिर उन चीज़ों की कोई सीमाएं नहीं है, वो तो सब अपने अनुसार अपना आर्थिक बैकग्राउंड देखने के अनुसार मतलब कितना भी कर सकता है। 10,000 के आसपास में हो जाता है लगभग। ये हमारे साथ थे यूपीएससी के एक ऐसे एस्पिरेंट्स जो अपना स्ट्रेटेजी शेयर किए हैं, तो इसी के तरह हम दूसरे लोगों से बात करेंगे। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। थैंक यू।